मोस्टली योगेश तलवार अपने करियर के बेस्ट पोजीशन पर थे और काफी अच्छी सैलरी उठा रहे थे। और उन दिनों स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, बैंकिंग सेक्टर काफी बूम पर था। इसलिए मिस्टर तलवार ने सोचा यही राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, और उन्होंने स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में और एफडीज में काफी पैसा इन्वेस्ट भी किया। और साथ ही उन्होंने अपनी वाइफ के कहने पर गोल्ड में भी इन्वेस्ट करा, जो फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न देता। फिर साल 2000 में सडन स्टॉक मार्केट बूम आया और मिस्टर तलवार की वेल्थ इंक्रीज होने लगी। अब उन दिनों इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट नहीं था, मोस्टली लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करके ही पैसा कमाते थे। इसलिए मिस्टर तलवार ने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया और शेयर्स को बाय और सेल करना जारी रखा। पर इस प्रैक्टिस में उन्हें काफी टैक्स और ब्रोकरेज भी पे करना पड़ता था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी आ जाता है 2008 का रिसेशन। स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल मार्केट सबको भारी इम्पैक्ट पड़ता है और अपने पोर्टफोलियो में हुए भारी लॉस के कारण मिस्टर तलवार स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बंद कर देते हैं और सिर्फ अपनी एफडीज और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का ही डिसीजन लेते हैं। और ये सब काम मिस्टर तलवार बिना किसी से पूछे, बिना किसी नॉलेज के लिए खुद ही किए जा रहे थे। उन्हें लगा रियल एस्टेट कभी भी डाउन नहीं जा सकता। पर 2013 में उनका ये भ्रम भी टूट गया, क्योंकि 2013 में आया रियल एस्टेट क्राइसिस, जिसमें प्रॉपर्टी के दाम 30 से 40% तक नीचे गिर गए। और जहां मिस्टर तलवार रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में 50 से 60% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहीं उन्हें अपने प्रॉपर्टीज पर 30% का लॉस फेस करना पड़ा। और अब मिस्टर तलवार 50 साल के हो चुके थे और नेक्स्ट 10 सालों में वो रिटायर होने वाले थे। उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि अगले 30 सालों में उनके पास कितने पैसे होने चाहिए जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो सके। और इसके लिए वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर निखिल बैनर्जी के पास गए। निखिल के साथ उस मीटिंग में मिस्टर तलवार को पता चला कि 50 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ 4.5 करोड़ रुपए है और उन्होंने 1999 से जितना भी इन्वेस्ट किया है उस पर उन्हें सिर्फ 4% एनुअल रिटर्न मिला है। ये सब सुनकर मिस्टर तलवार एकदम शॉक हो गए। उन्हें हर इंडियन पेरेंट्स की तरह यही सोच रखा था कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज देनी है, अपने लिए शहर से बाहर एक हॉलीडे हाउस बनवाना है और हर साल एक फॉरेन ट्रिप तो जाना ही जाना है। और मिस्टर तलवार ने जब निखिल को अपने इन एंड स्कूल के बारे में बताया तो निखिल ने एक एस्टिमेट लगाया कि इन सब कामों के लिए आपको 4 से 5 करोड़ रुपए और चाहिए होंगे, जो इक्विटी इन्वेस्टिंग से पॉसिबल है। साथ में निखिल ने उन्हें ये भी बताया कि स्टॉक्स में, गोल्ड्स में और रियल एस्टेट में कैसे स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कुछ ही सालों के अंदर अंदर आप ये वेल्थ हासिल कर सकते हैं। साथ ही निखिल ने मिस्टर तलवार को स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई जो से 60 साल पुरानी है बट बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। ये सब कुछ जानने के बाद मिस्टर तलवार को एहसास हुआ कि काश ये सब उन्हें पहले पता होता और उन्हें अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इतना नुकसान ना झेलना पड़ता। एंड मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल और डाइवर्स है कि उसे समझना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आपको इसी मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम आपके लिए आज की स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। मिस्टर तलवार की जो रियल स्टोरी अभी आपको बताई वो हमने ली है 2018 में लिखी हुई अमेजिंग बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बाय सौरभ मुखर्जी से। इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए, मार्केट में कब और कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब इस बुक में बहुत ही अच्छे से समझाया है। वो कहता है ना कि किसी भी गेम को खेलने के लिए पहले उस गेम के थोड़े बहुत रूल्स और रेगुलेशन को जान लेना चाहिए। और एक ऐसी गेम जिसमें आपका फ्यूचर दांव पर लगा हो और आप अपना पैसा लगाने वाले हो, उसके रूल्स तो और भी अच्छे से जान लेने चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको मिस्टर तलवार जैसा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका खामियाजा आपको लाइफ टाइम उठाना पड़ेगा। पर दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू ही की है, ये फील करते हैं कि शेयर मार्केट कहीं लक या चांस का खेल तो नहीं। क्या उनकी एक आदत होती है कि वो कुछ कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स। और वैसे कहा जाए तो शेयर मार्केट आसान नहीं है और अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो आपको सही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए और रिस्क लेने का लेवल एनालाइज करके और आपको डिफरेंट ऑप्शन बता सके जहां इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिस्की हो। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कहीं सुनी बातों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक्चुअली डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाता है। तो क्यों ना एक्चुअली में कोई एक अच्छे से प्रोफेशनल से कंसल्ट किया इन्वेस्टिंग। इस अमेजिंग बुक से मैं आपको स्टोरीज और एग्जाम्पल के जरिए कुछ ऐसे अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप अपने लिए ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाओगे जो हर समय मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड। दोस्तों, क्या आपको याद है जब बचपन में हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता था और हमारे पेरेंट्स से मिली हुई पॉकेट मनी को भी हम जमा करके किसी डब्बे में या किसी गुल्लक में रख देते थे और बहुत सालों बाद जब उसे तोड़ते थे तब उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते थे। अब पैसों का तो ठीक है, पर आप क्या ये जानते हैं कि आप अपने खरीदे हुए स्टॉक के साथ भी ऐसा कर सकते हैं।
तो ये बात है अर्ली 50s और 60s की, जब लोग अपना पैसा बैंक्स में ना सेव करके अपने पैसों को कॉफी कैन में डाल दिया करते थे और बहुत समय तक उसी में रखते थे। 1965 में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक रॉबर्ट किर्बी की एक क्लाइंट थे जो काफी लंबे समय से रॉबर्ट के कहने पर शेयर्स को बाय और सेल किया करते थे, पर शादी के बाद वो अपनी वाइफ के अकाउंट से ही सेल किया करते थे और अपने पास रखे हुए शेयर्स को वो हाथ तक नहीं लगाते थे। कुछ सालों में जब उनकी डेथ हुई तो उस क्लाइंट की वाइफ रॉबर्ट के पास अपने हस्बैंड की पोर्टफोलियो लेकर आई। वो कुछ इन्वेस्टमेंट को सेल करके कैश कराना चाहती थी, पर जब रॉबर्ट ने उनका पोर्टफोलियो स्टडी किया तो वो शॉक रह गए। उन्हें पता लगा कि जब भी वो अपने क्लाइंट को किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो वो तुरंत ही क्लाइंट जाकर $5000 इन्वेस्ट कर देता, पर वो सेल करने का ऑर्डर नहीं लेता था, जिसकी वजह से उसकी वेल्थ काफी ज्यादा कंपाउंड हो चुकी थी। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पूरी तरीके से डेड हो गई थी, कुछ ऐसी कंपनीज है जो अभी लॉस पर है, और 2-3 कंपनियां ऐसी थी जिससे उन्हें 100% और 500% तक के रिटर्न मिले हैं। और तो और उनमें से एक स्टॉक ऐसा भी था जो $8 लाख का प्रॉफिट पर था, और इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करे तो नियरली अबाउट 7 करोड़ रुपीस। और ध्यान रहे दोस्तों, ये बात है 1965 की। जब रॉबर्ट ने अमेजिंग चीज देखी तब उन्हें रियलाइज हुआ कि जो ये बाय एंड फॉरगेट वाली स्ट्रेटेजी है वो फ्यूचर में काफी अच्छी रिटर्न देती है, जिसमें आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट हो सकती है। और इसी बाय एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजीज को उन्होंने नाम दिया कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, और इस पोर्टफोलियो को कहा जाता है कॉफी कैन पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, कॉफी कैन पोर्टफोलियो के बारे में जानने के बाद एक सवाल ये आता है कि आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट में ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड को कैसे लगाएं। 1991 से उत्तर सौरभ मुखर्जी ने इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स पर रिसर्च किया, और एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाने के बाद उन्हें पता लगा कि यूएस की तरह इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ये कॉफी कैन पोर्टफोलियो काम करता है। और अपने लिए अमेजिंग कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाने के लिए ऑथर ने हमें 4 फिल्टर्स बताए हैं। नंबर 1, मार्केट कैप। तो दोस्तों, ऑथर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि इस पोर्टफोलियो के लिए जब आप स्टॉक सेलेक्ट करें तो इसी कंपनी में करें जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ऐसा इसलिए कहीं 500 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप रखने वाली कंपनियां ज्यादा ऑथेंटिक और फुल प्रूफ होती हैं, और ये ऐसी कंपनी होती है जिनकी तरफ इन्वेस्टर की नजर हमेशा होती है, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेबल ग्रोथ के लिए इन्हीं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। नंबर 2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगला फिल्टर आता है ROCE। ROCE का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, यानी आपके लगाए हुए पैसे पर आपका कितना प्रॉफिट हुआ। ऑथर कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका पिछले 10 सालों का ROCE 15% या उससे ज्यादा हो, क्योंकि ऐसी कंपनी जो आपको 10 सालों में 15% का ROCE दे रही है वो एक ना एक दिन आपको करोड़पति बनाने में जरूर हेल्प करेगी, क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। नंबर 3, रेवेन्यू ग्रोथ। ROCE देखने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, यानी उसका इनकम पोटेंशियल। नंबर 4, कम्पिटिटिव मोट। इस पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को सिलेक्ट करते समय आपको सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि उस इंडस्ट्री या उस कंपनी के पास बाकी कंपनियों के मुकाबले क्या कम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसके पास कौन कौन से यूनिक प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी है जिससे वो फ्यूचर में डोमिनेट कर सकता है। जैसे आजकल OpenAI का ChatGPT-3 काफी ट्रेंड में है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लिए गए इसी तरह का इनिशिएटिव की वजह से आज वो एक टॉप कंपनी है। एक बार जैसे ये चारों फिल्टर चेक हो जाए, आप अपने लिए एक बेटर कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड कर लोगे, और उसके बाद जस्ट बाय एंड फॉरगेट। अब दोस्तों, यहाँ मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आपके बनाए हुए पोर्टफोलियो के सभी स्टॉक्स बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट देंगे, कुछ में हो सकता है काफी नुकसान भी उठाना पड़े। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस इन्वेस्टिंग मेथड में 80-20 का परेटो प्रिंसिपल लगता है, यानी आपकी कमाई हुई 80% वेल्थ आपको सिर्फ इन्वेस्टेड 20% अमाउंट से ही मिलेगी। इस बात को अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो याद करो 2007 में हुआ T20 का वर्ल्ड कप, जिसमें सिलेक्टर ने 15 लोगों की पूरी टीम बनाई और उसमें तरह तरह के खिलाड़ियों पर पैसा लगाया। किसी को भी विश्वास नहीं था कि ये टीम जीत भी पाएगी, और वो जीती, और उसमें से हमें कई सारे नए हीरोज मिले। 2007 के बनाए हुए इस टीम में से कई ऐसे भी खिलाड़ी थे जिन्होंने आने वाले कुछ सालों में पुअर परफॉर्मेंस दी, और वहीं एक खिलाड़ी की टीम ऐसी भी थी जिसने 2011 का वर्ल्ड कप भी जीताया। तो धीरे धीरे काफी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस गिरने लगी और उन्हें टीम से भी बाहर होना पड़ा। और 2007 की या 2011 की टीम में हमें 2 ऐसे गोल्डन प्लेयर मिले जो आज इंडिया के हर दिल में बसते हैं, और सेलेक्टर्स आज तक उनमें इन्वेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि वो प्लेयर आज भी जब परफॉर्म करते हैं तो करोड़ों दिलों की धड़कन रोक देते हैं। फिर चाहे 2022 में हुआ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या 2011 में लगाया हुआ वानखेड़े में स्टेडियम का वो छक्का,
ठीक उसी तरह आपको भी 10 सेलेक्टेड स्टॉक में से हो सकता है कुछ स्टॉक्स टीवी छोड़ दें, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो जाए। ठीक है, 2 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने से आपका पोर्टफोलियो मार्केट को आसानी से आउट परफॉर्म कर देगा और आपको मिस्टर तलवार वाली गलती करने से बचाएगा। और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।